हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर और आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं पेडागोजी के। क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है। विद्यालय के लिए समय सारणी का निर्माण करते समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो विद्यालय में मानव संसाधनों का, कि विद्यालय में जो भी टीचर्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। कितने टीचर्स हैं, कितने आए हैं, कितने प्रेजेंट हैं, एब्सेंट हैं, कितने लीव पर हैं, ठीक है। दूसरा है विद्यालय के भौतिक संसाधन, कितने क्लासरूम्स हैं, कैसे कहाँ कितना मैनेज करना है। और इसके अलावा विद्यालय का टाइम कितना है, आपके स्कूल की टाइमिंग कितनी है। तो ऑलमोस्ट आपको ये सारी चीज़ें ही ध्यान रखनी होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 102 है। यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी दुर्व्यवहार करता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि आप बच्चे को डांटोगे नहीं, मारोगे नहीं, ठीक है, ना ही उसको टोंट वगैरह मारना है किसी भी तरीके का। तो देखो, हम उसे वर्बली भी हम उसे पनिश नहीं कर सकते, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं, है ना, उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। और अशाब्दिक संकेतों में उसे सज़ा तो हमें देनी ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसे अलग से बुलाकर परामर्श देना चाहिए और हमें उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। 103 है। यदि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे लगातार गृह कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। अगर आपके बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं कंटिन्यू, तो आप ऐसे में क्या करेंगे। तो उसकी अवहेलना करेंगे, बिल्कुल नहीं, कारण जानने का प्रयास कर मदद करेंगे। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप एज अ टीचर आपको कोई एक्शन लेने से पहले सबसे पहले एक्शन ये लेना है कि आपको रीज़न जानना है उस चीज़ का, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि हमें कारण जानने का प्रयास करेंगे। 104 है। एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए विषय की, मानव मनोविज्ञान की, शिक्षण तकनीकी की। तो इन सब की उसको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 105 है। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उपयोग क्या है। जो बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक होती है, उनका उपयोग क्या है। सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करना, सही है। जो सिखाया जाना है उसे परिसीमित करना, ठीक है। विचारों और अवधारणाओं को समझने के लिए, ठीक है। एक मानक सेट करने के लिए। तो ऑलमोस्ट ये सारे ही आंसर सही है, बट हमें बेस्ट चूज़ करना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। मुझे तो इसका आंसर सी ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 106 है। मातृभाषा में सीखना एक छात्र को विषय वस्तु को मदद करता है। अगर एक बच्चा मातृभाषा में सीखता है, लर्निंग करता है, तो उसको कंटेंट में क्या हेल्प होगी। तो वो कंटेंट को उसे आसानी से समझने में हेल्प होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 107 है। शिक्षण सामग्री उपयोगी है क्योंकि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जो आप बच्चे के लिए बनाते हैं वो किस लिए उपयोगी होता है। तो इसके सारे ही ऑप्शंस ठीक हैं, बट हमें बेस्ट चूज़ करना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है। शिक्षक का कक्ष व्यवहार अच्छा होना चाहिए क्योंकि अगर टीचर है वो क्लासरूम में उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए। क्यों, यह एक उदाहरण स्थापित करता है, एक मॉडल होता है, रोल मॉडल होता है। छात्र अधिक चौकस होंगे, वातावरण सीखने के लिए अनुकूल होगा, छात्र इसकी सराहना करेंगे। तो इसके सारे ही ऑप्शंस ऑलमोस्ट सही है, लेकिन अगर टीचर अच्छा व्यवहार करता है तो वो एक एग्जाम्पल सेट होता है, और जब एग्जाम्पल सेट होगा तो बच्चे कहीं ना कहीं उसको फॉलो भी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है। शिक्षण प्रशिक्षण आवश्यक है क्योंकि जो हमारी जो टीचर ट्रेनिंग होती है वो क्यों ज़रूरी है। शिक्षण कौशल को बढ़ाने के लिए, स्कूल संगठन के तरीकों को समझने के लिए, विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 110 है। डैश के अध्ययन से छात्रों के प्रयोग और विश्लेषण की क्षमता में सुधार होता है। किसके अध्ययन से छात्रों के प्रयोग और विश्लेषण की क्षमता का सुधार होता है। विश्लेषण करता है बच्चा, एनालाइज करता है। तो हिस्ट्री, भाषा, गणित, विज्ञान। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। एनालाइज करता है, एक्सपेरिमेंट करता है बच्चा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसके अलावा आपको कोई और सब्जेक्ट लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एक तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं बस, और बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि आप कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं। प्लीज़ यार, कोई क्वेश्चन पूछते हो तो कमेंट करके उसका आंसर भी बता दिया करो। ओके, 111 पे हम आप पहुंच चुके हैं कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए केवल सोच विकसित करना, केवल तर्क का विकास करना। तो हमें सोच भी विकसित करनी है और रीजनिंग थिंकिंग भी बच्चे के अंदर डेवलप करनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 है। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। एक इफेक्टिव टीचर वो होता है कक्षा को नियंत्रित, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित, दत्त कार्य को ध्यान से सही करना, कम समय में अधिक जानकारी देना। सारे ही ऑप्शन सही है, लेकिन जो इसका मेन जो इसमें जो जाएगा, जो
वोट जाती है सबसे ज़्यादा जो जिस ऑप्शन को, वो है सेकंड बी, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना। जो छात्रों को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सके वो सबसे अच्छा इफेक्टिव टीचर होता है। 113 है हमारा, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जो हमारी हायर एजुकेशन होती है उसमें जो टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, नई जानकारी देने के लिए, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, ये हो सकता है। छात्रों को व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, तो ये तो अलग ही हो गया, इसको भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, कि निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। ठीक है। इसमें फिर भी मुझे ए और सी में कन्फ्यूजन है, प्लीज़ यार कमेंट करके बताना आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। 114 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित कर सकता है, एक गाइड की भूमिका निभा कर सकता की मूर्ति बनकर, तो ये तो होगा नहीं। छात्रों के लिए एक मित्र के रूप में ये हो सकता है, ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित करके, कि भाई मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, मेरे को ये भी आता है, मेरे को वो भी आता है, तो क्या आप ऐसे बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन बैठा पाओगे? बिल्कुल नहीं, है ना। एक गाइड करके तो ये नहीं होगा, एक मित्र के रूप में, ठीक है, एक फ्रेंड के रूप में आप बच्चों के साथ तालमेल स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है सामाजिक परिवर्तन का, सांस्कृतिक परिवर्तन का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी। ठीक है। इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आता है एजुकेशन से। मूल्य शिक्षा महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? वैल्यू एजुकेशन वांछनीय गुणों के समावेशन के लिए, एक छात्र को स्वस्थ बनाने में, एक छात्र को नौकरी दिलाने में, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने में, तो इसका आंसर हो जाएगा वांछनीय गुणों, इनकलकेशन ऑफ वर्च्यूज, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। आगे है, निम्न में से कौन सीखने को अंतःक्रिया करने की अधिक स्वतंत्रता देता है? कि बच्चे स्वतंत्र हैं सीखने के लिए, है ना। तो इसमें टीवी पर देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम देखना, तो ये तो सिर्फ बच्चा देख रहा है, इसमें क्या अंतःक्रिया कर रहा है वो? फिल्म का उपयोग नहीं, विशेषज्ञों द्वारा लेक्चर तो बिल्कुल नहीं होगा। छोटे समूह में चर्चा, ठीक है, अगर हम छोटे बच्चों की ग्रुपिंग कर देते हैं तो अंतःक्रिया करता है, इंटरैक्ट करता है, तो वो इंटरैक्ट कर रहा है, आपस में खुद भी बोल रहा है, सुन रहा है ना। लेकिन अगर वो टीवी देख रहा है तो वो कहाँ से वो इंटरैक्ट कर रहा है? ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे है, एक प्रभावशाली कक्षा वातावरण का मूल तत्व है, कठोर अनुशासन, पूर्णतः शांति, विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण, जीवन, छात्र शिक्षक, अंतःक्रिया। ठीक है। तो दोनों अगर टीचर जो स्टूडेंट बोलते हैं तो वही कक्षा एक अच्छी कक्षा होती है। डी इसका आंसर हो जाएगा। कक्षा में संप्रेक्षण होना चाहिए, छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, सामान्य केंद्रित, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है। सामान्य केंद्रित तो नहीं हो सकता, जनरल सेंट्रिक नहीं, स्टूडेंट केंद्रित ही होगा। ठीक है। हमें स्टूडेंट को ही सेंटर में रखना है, बिल्कुल। कक्षा के अंदर अंतःक्रिया उत्पन्न होनी चाहिए, विचारों से, तर्क से, सूचना से, विवाद से, तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा के अंदर अंतःक्रिया उत्पन्न होनी चाहिए। अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो वो तर्क से होना चाहिए। ठीक है। मतलब तर्क होना चाहिए ना, अगर क्लास में आप इंटरेक्शन करा रहे हो आपस में एक दूसरे का, तो होने को तो ये सभी से ही हो सकता है। विवाद मतलब एक पॉजिटिव उससे, बट इसका जो मेन वो जाता है वो बी को जाता है, बट मुझे ए भी लग रहा है। आपके हिसाब से क्या हो सकता है, प्लीज़ बताना। एक शिक्षक सफल माना जाता है यदि अपने छात्रों को ज्ञान देने में, छात्रों को अधिक अच्छा नागरिक बनाने में, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार, ये तो हो ही नहीं सकता, विषय को संगठित रूप से प्रस्तुत करने के लिए। तो सफल माना जाता है अपने छात्रों को ज्ञान देने में, ये भी नहीं होगा, छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने में, सहायता देने में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यदि आपके कक्षा का कोई छात्र कक्षा में कोई दुर्व्यवहार कर रहा है और आपकी पूरी कक्षा को परेशान कर रहा है, तो आप उसे सुधार का अवसर देंगे, आप छात्र को कक्षा से बाहर निकाल देंगे। मैंने बोला था ना, बच्चों को हमें कुछ नहीं कहना है, आपको छात्रों को अलग कर देना चाहिए, नहीं, आप उसके व्यवहार की उपेक्षा नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हम उसे सुधार का अवसर देंगे, समझाएंगे उसको। ठीक है। 123 है, एक शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछते समय किस विधि का पालन करना चाहिए? शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, निश्चित समय अवधि में अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, एक निश्चित समय अवधि में अनेक सार्थक प्रश्न, जितने अधिक संभव हो सके उतने प्रश्न। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रश्न पूछते समय किस विधि का पालन करना चाहिए? अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, तो ये तो कुछ भी पूछ लेगा क्या? मतलब निश्चित समय में अधिकतम प्रश्न, तो बच्चे को जवाब भी देना है, तो एक निश्चित समय अवधि में अनेक सार्थक प्रश्न, ठीक है, सार्थक होने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। 124 है, एक अच्छे शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उसे अपने विषय में निपुण होना चाहिए, यस। उसे हमेशा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, यस। उसे स्वभाव में धैर्य होना चाहिए, यस। वह एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, हो सकता है, होना भी चाहिए, बट इसका जो मेन वो जाता है वो है सी ऑप्शन।
ठीक है। अगर टीचर का गुण पूछा जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण, और ये हमें डाइट में बिल्कुल रटवा दिया गया था कि क्या होना चाहिए, तो धैर्य, ठीक है, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखो क्लास में एक बच्चा आपसे एक चीज़ है ना, उसको समझ में नहीं आएगी ना, वो 10 बार आके पूछेगा, और आपके अंदर इतने पेशेंस होने चाहिए कि आप उस बच्चे को ना वो चीज़ ना, अगर वो 10 बार पूछने आ रहा है ना, तो वो 10 बार आप उसे वो अलग अलग तरीके से बताओ ताकि उसको समझ में आ जाए। तो एक टीचर को के अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, ये उसका सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। होने तो बाकी भी चाहिए जो 3 दिए हैं, बट हमें सबसे सर्वाधिक वाला पूछा है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कक्षा के वातावरण की सबसे जीवंत स्थिति है? तो अगर टीचर स्टूडेंट आपस में बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इससे लगता है कि हाँ क्लास जीवंत है, ठीक है। 126 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करने का शिक्षक के पास सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? छात्रों के मित्र बनकर, छात्रों का मार्गदर्शक बनकर, मार्गदर्शक होगा, ठीक है। बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था, हाँ उसमें भी आप गाइड ही कर लेना, ठीक है। मित्र बोल दिया मैंने गलती से, हो सकता है मित्र भी, लेकिन एक क्वेश्चन बीच में आया था, कहाँ चला गया, उसमें भी ये पूछा हुआ था कि क्या बनके, एक मिनट में आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ। कहाँ चला गया क्वेश्चन? चलो अभी बीच में आप दोबारा से इसको रिवाइज करोगे ना इस वीडियो को, तो एक बार देख लेना। वो क्वेश्चन है, उसमें मित्र बनकर नहीं, आप एज अ काउंसलर आप उसको गाइडर, ठीक है, गाइड था ना उसमें एक ऑप्शन में, क्वेश्चन में, तो आप गाइड वाला ऑप्शन टिक कर देना। ओके, आगे हमारा 127, निम्न में से कौन सी स्थिति शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है? क्या सबसे उसके लिए चैलेंजिंग होता है? शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाना, छात्र के मध्य अनुशासन, बिल्कुल। सीखने के वातावरण के साथ समायोजन, बिल्कुल। शिक्षण की योजना। तो सबसे मुश्किल काम क्या होता है टीचर के लिए? बताओ क्या हो सकता है? शिक्षण की योजना बनाना भी मुश्किल काम है, सीखने के लिए वातावरण के साथ समायोजन, ये भी मुश्किल काम है, छात्रों के मध्य अनुशासन भी क्रिएट करना कि डिसिप्लिन रहे, ये भी मुश्किल है, शिक्षण अधिक प्रभावशाली बनाना। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि सीखने के वातावरण के साथ समायोजन, सी वाला इसका ऑप्शन हो सकता है। सी और ए में कन्फ्यूजन है, प्लीज़ आप मुझे बताना कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। 128 पे आ गए हैं। जब आपकी कक्षा का कोई छात्र कक्षा में अक्सर प्रश्न पूछता है तो शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? अगर आपसे कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक टीचर, एज अ टीचर आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? कक्षा के बाद छात्रों को बुलाओगे? नहीं। प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे कि हाँ चलो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, हम उसको इनकरेज करेंगे, ठीक है। छात्रों को बोलेंगे भाई तू खुद ही सॉल्व कर ले, तो ये तो होगा नहीं। उसे मना करेंगे कि बार बार प्रश्न मत पूछो, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। 129 पे आ गया हम लोग। यदि आपके छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपने शिक्षण को और अधिक रोचक बनाने का प्रयास करेंगे। आप स्थिति को अनदेखा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी शिक्षण विधियों को बदलने का प्रयास करेंगे। आप इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो ये तो बिल्कुल बी वाला हो नहीं सकता है। यदि आपके छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो यही इसमें ऑप्शन आ जाता है, ये आ जाएगा तो ये दोनों इसके ऊपर अपने आप इंक्लूड हो जाएंगे। देखो आप रीज़न ही जान लोगे तो ये तो सॉल्यूशन ही मिल गया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। यदि छात्र पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो इस स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो सरल प्रश्न पूछना चाहिए, छात्र को सजा देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। प्रश्न को दूसरे छात्र को इंगित करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। छात्र को बैठने के लिए कहना चाहिए और प्रश्न का उत्तर स्वयं बताना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यदि छात्र पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है, जैसे हमारी क्लास में होता है ना, बच्चे हमने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं दे पाता, तो ऐसा थोड़ी हम बोले अगला बेटा आप बताओ उसका आंसर, तो उस पर बच्चे को गलत इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। और उसको हम पनिश भी नहीं कर सकते, और उसको ये भी नहीं बोलते कि बैठ जा भाई हम बताएंगे आंसर, ठीक है। तो हम सरल प्रश्न पूछेंगे, है ना। मान लो हमने पूछा बच्चे से कि ताजमहल कहाँ है, लेकिन बच्चे को नहीं पता,
मतलब हमें तो ये इजी लग रहा है क्वेश्चन, में भी शायद बच्चे के लिए मुश्किल हो। फिर हमने बच्चे से पूछा कि बेटा अच्छा चलो ये बताओ कुतुब मीनार कहाँ है। तो बच्चा मोटिवेट होगा, भले उसको वो आंसर नहीं पता लेकिन उसे पता है कि कुतुब मीनार कहाँ है, तो वो बताएगा कि दिल्ली में। तो फिर हम उसे बैठने के लिए बोलेंगे तो वो डिमोटिवेट नहीं होगा। फिर हम जो हमने क्वेश्चन पहले पूछा था कि ताजमहल कहाँ है, तो वो हम किसी नेक्स्ट बच्चे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है कि बच्चे के पास नॉलेज भी चली जाए, उसका मोटिवेशन भी बढ़े, वो इनकरेज हो, ठीक है। 131 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। निम्न में से कौन शिक्षक के आत्मविश्वास को दर्शाता है? शिक्षक का सामाजिक व्यवहार, शिक्षक का व्यक्तित्व, विषय वस्तु पर अधिकार, शिक्षक का समृद्धिशील होना। तो ये तो होगा नहीं भाई, वो रिच है पुअर है हमें क्या मतलब है उससे, आत्मविश्वास का क्या मतलब है। तो टीचर का जो कॉन्फिडेंस है वो दर्शाता है विषय वस्तु पर अधिकार। जितनी उसकी अपने सब्जेक्ट पे नॉलेज होगी, कंटेंट पे नॉलेज होगी, उतना ही वो कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं हमें डाइट से ही रटे हुए हैं कि इनका आंसर यही होगा, हमें बिल्कुल ऐसे समझा दिया गया था ना कि इसका आंसर ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो ये होगा, टीचर को इस तरीके से सोचना चाहिए, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें तो मतलब याद ही है अभी तक। 132 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। शिक्षक के संदर्भ में एक कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? शिक्षक द्वारा दिए गए वक्तव्य, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियाँ। अगर आप टीचर हैं, आपको क्या लगता है क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? शिक्षक द्वारा दिए गए वक्तव्य, लेक्चर, नो, फर्नीचर, नो, शिक्षण सामग्री, नो, शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ इसका आंसर है। इससे पहले भी मैं जो वीडियोस प्रोवाइड करवाई हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आयोजन का उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ करा रहे हैं तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए? समय का सदुपयोग करना, बिल्कुल। छात्रों के मनोरंजन के लिए तो नहीं हो सकता। छात्रों के शारीरिक विकास के लिए, बिल्कुल। छात्रों में विभिन्न कौशलों के विकास के लिए, तो डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक शिक्षक होने के नाते आप छात्र में किस गुण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? किस गुण को महत्वपूर्ण मानेंगे? अगर आप एक टीचर हैं और आपको लगता है छात्र में क्या गुण होना चाहिए? मित्रों पर विश्वास, व्यवहार में आज्ञाकारी, स्वभाव में मानवता, स्वतंत्र चिंतन कौशल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। किस पद्धति से शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी होती है? परिचर्चा विधि, ठीक है। डिस्कशन मेथड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया के लिए सही है? ठीक है। अगर जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें कौन सा कथन सबसे सही है? पहला है सीखना औपचारिक परिस्थितियों में होता है। ये बिल्कुल गलत है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा कॉलेज में, स्कूल में या ट्यूशन में ही सीखे। बच्चा कहीं भी सीखता है। जो सीखना होता है वो लाइफ लर्निंग एक प्रोसेस होता है। हमेशा हम ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम घर में भी सीखते हैं, हम खेल के मैदान में भी सीखते हैं, हम दोस्तों के साथ भी सीखते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। सीखना अधिगम अनौपचारिक परिस्थितियों में होता है। बिल्कुल अनौपचारिक परिस्थितियों में होता है सीखना। ज़रूरी नहीं है कि हमें स्कूल में जाकर ही सीखने को मिले, हम कहीं भी सीख सकते हैं। सीखना अधिगम औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों परिस्थिति में होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, के दोनों ही सिचुएशन में होता है, ठीक है। आगे है, यदि आप कक्षा में एक प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थी अपूर्ण उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? अगर आपने क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने आधा आंसर दिया तो आप क्या करेंगे? उत्तर अस्वीकार कर देंगे, गलत। प्रश्न का पुनर्निर्माण करेंगे, पुनर्बल प्रदान कर देंगे, पुनर्बलन जो रीइंफोर्समेंट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। हाँ, बच्चों को आप रीइंफोर्स करेंगे कि हाँ, मतलब उसे मोटिवेट करेंगे कि हाँ बच्चा थोड़ा सा और आंसर जो उसने छोड़ा है वो भी दे, बोलने की कोशिश करें। 138 है, गृह कार्य का क्या सर्वप्रमुख उद्देश्य होना चाहिए? जो आप बच्चे को होमवर्क देते हैं वो क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? तो इसका है विद्यार्थियों को घर पर पढ़ाई के लिए बाध्य करना। तो बाध्य शब्द आ गया तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। स्वाध्याय की आदत विकसित करना, बिल्कुल। विद्यार्थियों के अधिगम का परीक्षण करना, ये भी हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई में अभिभावकों को जोड़ना, वो तो वैसे भी जुड़े ही होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कि बच्चा सेल्फ स्टडी की आदत डाले। 139 है, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का सृजन किया जाना चाहिए। तो सभी के लिए अगर हम बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य डाल रहे हैं तो उसका हर तरीके से विकास होगा। मेंटली पीसफुल रहेगा तो शारीरिक विकास अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण हेतु एक शिक्षक में क्षमता होनी चाहिए। कक्षा संप्रेषण को व्यवस्थित करने की, ज्ञान को हस्तांतरित करने की, शारीरिक हाव भाव प्रदर्शन की। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी। जब पढ़ाते समय आपको महसूस हो कि बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे तो आप
क्या रिएक्ट करेंगे? आप उन्हें ध्यान देने को कहेंगे, आप शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे, आप कक्षा छोड़कर चले जाएँगे, आप उसी तरह पढ़ाते रहेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है? एक छोटा-सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरी क्लास में मुझे लगता है ना कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं कुछ और कुछ ही सिर्फ ध्यान से सुन रहे हैं, तो मेरी आवाज़ एकदम लाउड होती है, मैं उसको बिल्कुल स्लो कर लेती हूँ, बिल्कुल स्लो। तो कहीं न कहीं बच्चों का फिर कि मैम ऐसा क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? बच्चे सुनना चाहते हैं। तो फिर ऐसे में जो बच्चे ध्यान देने लगते हैं, ठीक है? तो ये एक टेक्नीक हो सकती है, मैं तो बहुत यूज़ करती हूँ इसको क्लासरूम में। आगे है कक्षा में प्रवेशित होने के पश्चात आप सबसे पहले क्या पसंद करेंगे? आप क्लास में एंटर होते हैं, तो आप सबसे पहले क्या पसंद करेंगे? पाठ का शिक्षण प्रारंभ कर देंगे, चलो भी चलो पढ़ो। कक्षा व्यवस्थित करेंगे, क्लास को मैनेज करेंगे या श्याम पट्ट पर लिखना प्रारंभ करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग क्लास मैनेज करेंगे, ठीक है? सब मैनेज होगा तभी आगे जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, ठीक है? शिक्षक के विद्यार्थियों से संबंध मधुर होने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी कक्षा में सहज महसूस करते हैं, वे उनसे द्वारा पढ़ाए गए विषय को पसंद करते हैं, सीखने का वातावरण निर्मित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है? 144 है, एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए। अगर एक इफेक्टिव टीचर बनना है तो टीचर को क्या यूज़ करना चाहिए? पाठ्य पुस्तक विधि? नो। व्याख्यान विधि? तो बिल्कुल नहीं। विभिन्न नवाचारी विधियाँ, ठीक है, इनोवेटिव मेथड्स है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और विद्यार्थी अचानक प्रश्न पूछने लगे तो आप क्या करोगे? अगर बीच में ही बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया तो क्वेश्चन का आंसर दोगे, स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करके बेटा खुद ढूंढ लो, बीच में बाधित करने के लिए आप नाराज़ होंगे, तो सी और डी तो हमारे कट गए। अब प्रश्न का उत्तर दे दोगे कि हाँ बेटा ये होगा, या स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करोगे? तो अगर आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो मोस्टली होगा कि आप ये आंसर दोगे उसे, ठीक है? क्योंकि अगर उसने बीच में एकदम पूछा है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कि बेटा खुद उत्तर ढूँढ लो इसका, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ पे रीइंफोर्स भी नहीं कर रहे, एक तरीके से उसको ऑर्डर दे रहे हो, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन सी क्रिया की जाती है? बोलना, सुनना, देखना, निरीक्षण करना, लिखना, पढ़ना, उपयोग सभी होता है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर सीखने की भावना का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? छोटे अध्ययनों का समूह का गठन करेंगे, विद्यार्थियों को परस्पर सहायता हेतु हम मोटिवेट करेंगे, समय समय पर समूह रचना में परिवर्तन करेंगे, हम उनके ग्रुप्स वगैरह बनाएंगे। तो उपयोग सभी इसका आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक के रूप में आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने की, कि हमारी क्लास में बच्चे सब अलग अलग होते हैं, विभिन्न विद्यार्थियों को स्वाध्याय स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करने की, विद्यार्थियों में अच्छे गुणों का विकास करने की। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? धीमी गति से सीखने का निम्न में से क्या कारण हो सकता है? तो घर से विद्यालय का दूर होना, मूलभूत ज्ञान का अभाव होना, सीमित मित्रों का होना। तो अगर बच्चा धीरे सीख रहा है तो इसका ऑप्शन सभी होगा। देखो अगर घर से विद्यालय दूर है तो भी हो सकता है बच्चा धीमी गति से सीखे, आने जाने में थक जाता हो, बहुत तरीके से फ़र्क पड़ता है ना। और मूलभूत ज्ञान का क्योंकि उसको बेसिक नॉलेज ना हो, मे बी इस वजह से वो धीरे सीख रहा है। और क्या पता उसके फ्रेंड्स कम हो या हो ही ना, उससे उसकी इमोशनली अगर वो ऐसा फील करता है तो इससे भी वो धीमी गति से सीखेगा, ठीक है? तो इसका डी हो जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि एक इस तरीके से बैठाना चाहिए बच्चों को कि विद्यार्थी एक दूसरे के निकट हो, विद्यार्थी एक दूसरे से अलग दूर हो, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर नज़र रख सके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर नज़र रख सके, ठीक है? कि आई कांटेक्ट हो, नज़र मतलब ऐसे नहीं है कि बच्चे हम बिल्कुल वो जासूसी कर रहे हैं, मतलब हमारा आई कांटेक्ट हो सके, हमें इस तरीके से बच्चों को क्लास में बैठाना चाहिए, ठीक है? तो ये 50 क्वेश्चंस थे, होप आपको समझ आए होंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे इसको डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है? और मैंने समझा दिया है। और गला पूरा ऐसे दर्द करने लगा है तो इसलिए प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।